नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे ब्याज के ऋण योग्य निधियों या लोनेबल फंड थ्योरी की। उसमें अपन पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जब प्राकृतिक ब्याज की दर और बाज़ार ब्याज की दर दोनों अलग अलग होती हैं तो किस तरह से वो बराबर लाई जाती हैं। मौद्रिक संतुलन, जिसको हम कह सकते हैं मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रा की मांग बराबर रहें, तो इसके लिए 3 स्थितियों को एक साथ संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है। तो पहला है ब्याज की बाजार दर ब्याज की प्राकृतिक दर के बराबर होनी चाहिए। तो ये है मौद्रिक संतुलन के लिए। मौद्रिक संतुलन का अर्थ मैंने आपको बताया कि मुद्रा की मांग किसी अर्थव्यवस्था में उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं मौद्रिक संतुलन। और मौद्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए 3 शर्तें ज़रूरी हैं। पहली शर्त है कि जो ब्याज की प्राकृतिक दर है वो ब्याज की मौद्रिक दर या बाजार दर के बराबर होनी चाहिए। दूसरा है वास्तविक निवेश वास्तविक बचत के बराबर होना चाहिए। वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश, तो वास्तविक बचत अपन ने पहले पढ़ी है, यानी जो आय आपकी पिछले साल की है उसमें से आपने इस साल उपभोग कितना किया है और एक्चुअल में आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, तो वो आपकी वास्तविक बचत होगी। और वास्तविक निवेश, इस साल के अंदर कितना पैसा निवेश किया गया है, वो वास्तविक निवेश हो गया। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तीसरी चीज़, मूल्य स्तर में ऊपर या नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो मूल्य स्तर है वो स्थिर होना चाहिए, उसमें ना तो बढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए ना ही घटने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो आपका मौद्रिक अर्थव्यवस्था में संतुलन हो जाता है। मूल्य स्तर के स्थिरीकरण और मौद्रिक संतुलन को बहाल करने में मौद्रिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि जो मुद्रा अधिकारी होता है, जो नोट जारी करने वाली संस्था होती है जैसे कि भारत में RBI, तो उसकी भूमिका या उसका महत्व जो है मूल्यों को स्थिर रखने में और मौद्रिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो जाती है। चित्र 4 और तालिका 1 में विक्सेल की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से ब्याज की प्राकृतिक दर और ब्याज की बाजार दर के बीच के विचलन को हटाया जाता है और मौद्रिक संतुलन बहाल किया जाता है। तो ये जो टेबल है आपके सामने, इसमें बताया गया है कि कौन सी स्थितियों के अंदर किस तरह की पॉलिसी अपनाई जाएगी और किस तरह से जो आपकी ब्याज दर है, मौद्रिक ब्याज दर और प्राकृतिक ब्याज दर, वो दोनों बराबर की जाती हैं और किस तरह से मौद्रिक संतुलन लाया जाता है। तो ये जो टेबल 1 है, इसमें आप देखें इन्फ्लेशन की कंडीशन हो, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति की स्थिति हो, तो उस स्थिति में क्या होता है ब्याज की दरों में, यानी जो आपकी IM होती है, यानी कि जो बाजार की ब्याज दर होती है वो कम होती है प्राकृतिक ब्याज की दर से। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में आपकी बाजार ब्याज दर कम होगी और प्राकृतिक ब्याज की दर ज़्यादा होगी, और इससे क्या होगा कि आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशन होगा वो भी इस तरह से होगा कि जो सेविंग है वो कम होगी इन्वेस्टमेंट से, यानी कि निवेश से बचत जो है वो कम रहेगी और चेंज होगा प्राइस लेवल में, और इसकी वजह से जो कीमतें हैं वो धनात्मक रूप से बदलेंगी, यानी कि कीमतों में वृद्धि होगी, और कीमतों में वृद्धि होने की वजह से मुद्रा बाजार में संतुलन आ जाएगा। इसी तरह से अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है, दूसरी लाइन देखें टेबल में, तो डिफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के विपरीत, यानी कि अवस्फीति की स्थिति है, विस्फीति की स्थिति है। तो उस स्थिति में जो आपकी बाजार की ब्याज दर है वो ज़्यादा होगी, IM ग्रेटर देन IN होगा, यानी कि जो बाजार ब्याज दर है वो ज़्यादा होगी प्राकृतिक ब्याज की दर की तुलना में, और उस केस में आपके अर्थव्यवस्था में सेविंग्स ज़्यादा होंगी और निवेश कम होगा। S इज़ ग्रेटर देन I होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, कीमतों में नीचे की तरफ गिरावट आएगी, यानी कि डेल्टा P होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी कि गिरावट आएगी, तो कीमतों में कमी होगी, और कीमतों में कमी होने की वजह से मुद्रा बाजार में संतुलन स्थापित हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी कि दोनों जो रेट्स हैं बराबर हैं, यानी कि बाजार ब्याज दर और प्राकृतिक ब्याज की दर आपस में बराबर हैं, तो उस केस में आपके अर्थव्यवस्था में जो सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी, यानी कि बचत जो है वो निवेश के बराबर होगी। और जब इस तरीके की स्थिति होती है तो वहाँ पे कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कीमतें स्थिर रहेंगी, यानी कि डेल्टा P बराबर 0 हो जाएगा। तो डेल्टा P बता रहा है कि कीमतों में परिवर्तन जो है वो 0 होगा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमतें स्थिर बनी रहेंगी। तो ये 3 स्थितियाँ हो गई इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और संतुलन की, जिनमें किस किस तरह से चीज़ें बदलेंगी और मुद्रा बाजार में संतुलन स्थापित करेंगी। इनको आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो पहली जो स्थिति है वो बता रही है आपके, इसमें देखो आप IM जो है वो नीचे की तरफ है, A नंबर का जो चित्र है
सबसे ऊपर ए नंबर का जो चित्र है उसको देखें, जिस चित्र के नीचे कोष्टक में ए लिखा हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली OY अक्ष है उस पर देखें आप, तो IM जो है वो नीचे है, IN ऊपर है। तो IM नीचे है, IN ऊपर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो सेविंग्स है वो ऊपर की तरफ रह जा रही हैं और इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जा रहा है। जब आप IM वाली लाइन पे देखते हैं राइट साइड में चलते हुए, तो IM से S डैश तक तो आपकी सेविंग्स है, ठीक है। सेविंग वक्र इस लाइन को काट रहा है, SS वक्र है जो काट रहा है किसको, IM को। IM और S डैश तक तो आपकी सेविंग्स है, और निवेश वक्र जो है II वाला वो उसको I डैश पे काट रहा है। तो आपकी जो निवेश है वो IM से I डैश तक है। तो निवेश ज़्यादा है, बचते कम है। निवेश ज़्यादा होने की वजह से आपके यहाँ कीमतें बढ़ेंगी। और इसी तरह से दूसरे चित्र में जब आप देखते हैं तो वहाँ पे IM B वक्र में देखें, B चित्र में एक A से दाईं तरफ राइट साइड में, तो B जो चित्र है उसमें आप देखेंगे तो IM वक्र जो है I की रेट जो है OY अक्ष पर वो ऊपर की तरफ है, IN जो है नीचे की तरफ है। तो IM के सामने देखें तो निवेश वक्र जो है IM I डैश तक ही है, जबकि बचत जो है IM I S डैश तक है। तो बचत ज़्यादा है और निवेश कम है यहाँ पे। तो बचत की ज़्यादा होने की वजह से अर्थव्यवस्था में संकुचन होगा और कीमतें घटेंगी। और दूसरी जो लास्ट जो है C वाला, इसको आप देखें तो इसमें देखेंगे तो IM और IN दोनों बराबर हैं OY अक्ष पर। आप देखें IN बराबर IM है, यानी कि जहाँ पे SS वक्र और II वक्र काट रहा है वहाँ पे ही LD और LS वक्र काट रहे हैं। तो यहाँ पे जो IM IN वक्र है वहाँ पे दोनों वक्र जो है I और S वक्र काटते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, इसलिए कीमतों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही अपन ने इनको समझाया है आगे कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के दौरान जो चित्र 4A है जिसको अपन ने, ये आपका 4A है चित्र ऊपर नंबर 1 पे A नंबर वाला। तो इस चित्र में आप ब्याज की दर, ब्याज की बाजार दर है वो प्राकृतिक दर से कम होती है, IM होता है वो कम होता है IN से। और ये इस बाजार ब्याज दर पर बचत निवेश से कम होती है। जो बचत है वो आपकी IM S डैश तक है और निवेश है वो IM I डैश तक होती है। तो निवेश ज़्यादा है, बचत कम होती है। और इससे क्या होता है, कीमतों में संचयी वृद्धि होती है, कीमतें धनात्मक वृद्धि करती हैं। ऐसी स्थिति में ऋण योग्य निधियों की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब कीमतें बढ़ेंगी तो ऋण योग्य निधियों की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लेनदारों को अपने निवेश के वित्त पोषण करने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होती है। तो जो लोग निवेश बढ़ा रहे हैं, बचत से ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, तो वो निवेश मांग बढ़ने की वजह से उससे क्या होगा, ऋण योग्य निधियों की मांग बढ़ जाएगी। और इससे दूसरी ओर ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति में कमी हो जाएगी। तो ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति में एक तरफ तो मांग हो रही है, वो तो बढ़ रही है, और आपूर्ति में कमी आ रही है, क्योंकि बैंक रिजर्व समाप्त होने लग जाते हैं। और अपने रिजर्व की रक्षा के लिए बैंक जो है वो बैंक दर को बढ़ाते हैं। ब्याज की दरें जो है बैंकों की वो बढ़ती हैं, जो कि मार्केट रेट्स होती हैं। और इसकी वजह से बदले में बाजार ब्याज दर में भी वृद्धि होगी, और इससे प्राकृतिक दर के बराबरी हो जाएगी और मौद्रिक संतुलन बहाल हो जाएगा। यानी कि जैसे आपकी मार्केट रेट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगी बैंकों के द्वारा रेट बढ़ाने की वजह से, तो इससे जो है बढ़ कर के IN के बराबर हो जाएगी। दूसरा स्थिति देखें तो डिफ्लेशन या अपस्फीति के दौरान, तो बाजार दर जो है वो प्राकृतिक दर से अधिक होती है, IM जो होती है वो IN से अधिक होती है। जब बचत निवेश से अधिक होता है, IM S डैश इज़ ग्रेटर देन IM I डैश, तो निवेश से बचत ज़्यादा है और कीमतें लगातार घट रही होंगी। डेल्टा P जो है लेस देन 0 होगा। इस मामले में बैंक दर को कम किया जाएगा, क्योंकि जो मांग है वो कम हो गई है ऋण योग्य निधियों की, जबकि उनकी आपूर्ति ज़्यादा हो गई है, जिससे कि बाजार ब्याज दर होगी वो भी कम हो जाएगी। और बाजार ब्याज दर और इससे वास्तविक ब्याज दर के बराबर कर देगा।
इस प्रकार से पुनः मौद्रिक संतुलन अर्थव्यवस्था में आ जाएगा कि IM जो हो IN के बराबर हो जाएगी। तीसरी जो स्थिति है, जब संतुलन की स्थिति है तो उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो मॉनेटरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है फिगर 4C के अंतर्गत। तो मौद्रिक संतुलन चित्र 4C तब तक स्थापित रहेगा जब तक कि बैंक दर ऐसी होती है कि बाजार ब्याज दर और प्राकृतिक दर के बीच समानता बनी रहेगी, IM जो है वो IN के बराबर हो और बचत और निवेश भी आपस में बराबर रहते हैं। तो उस स्थिति में कीमतों में कोई बदलाव नहीं आएगा, डेल्टा P जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा और बैंक दर में भी कोई फेरबदल या बदलाव नहीं आएगा और अर्थव्यवस्था में मौद्रिक संतुलन बना रहेगा। तो ये है मौद्रिक संतुलन और संचयी प्रकृति, जो कि विक्सेल ने बताई कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक ब्याज की दर है और मौद्रिक ब्याज की दर है वो बराबर नहीं हो तो वो कैसे बराबर होती हैं। इसको संचयी प्रक्रिया के माध्यम से विक्सेल ने समझाया है। अब अपन देखते हैं कि जो ये सिद्धांत है ऋण योग्य निधियों का, नव क्लासिकल सिद्धांत है ब्याज का, वो जो शास्त्रीय सिद्धांत है या क्लासिकल सिद्धांत है उस पर किस तरह से सुधार करता है, उनमें क्या क्या चीज़ें अच्छी करता है। तो पहला जो सुधार किया है इसने कि ऋण योग्य निधि सिद्धांत इस अर्थ में शास्त्रीय सिद्धांत की तुलना में अधिक यथार्थवादी है। पहला सिद्धांत वास्तविक और मौद्रिक दोनों तत्वों को शामिल करता है, जबकि दूसरा सिद्धांत केवल वास्तविक चरों पर आधारित है। तो जो शास्त्रीय सिद्धांत है केवल वास्तविक चर बचत और निवेश की बात करता है, लेकिन जो ऋण योग्य निधियों का सिद्धांत है वो बचत और निवेश के साथ में मौद्रिक चरों को भी शामिल कर लेता है, तो ये ज़्यादा बेटर है। दूसरी जो बात है, ऋण योग्य निधि सिद्धांत आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सक्रिय और गतिशील भूमिका को मान्यता देता है, जबकि शास्त्रीय सिद्धांत मुद्रा को तटस्थ या निष्क्रिय कारक के रूप में मानता है। तो ये भी दूसरी बात है कि शास्त्रीय सिद्धांत मुद्रा को तटस्थ मानता है, निष्क्रिय मानता है, जबकि ऋण योग्य सिद्धांत जो है ब्याज की दर के निर्धारण में मुद्रा को सक्रिय और महत्वपूर्ण मानता है। तीसरा है कि शास्त्रीय सिद्धांत के विपरीत ऋण योग्य निधि सिद्धांत में बैंक मुद्रा ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति के घटक के रूप में शामिल किया जाता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत में तो मुद्रा शामिल ही नहीं थी, जबकि ऋण योग्य निधियों के सिद्धांत में मुद्रा को ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति के हिस्से के रूप में माना जाता है। शास्त्रीय सिद्धांत के विपरीत ऋण योग्य निधि सिद्धांत में संचय और निष्क्रिय नकदी शेष को ऋण योग्य निधियों की मांग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत में ऋण योग्य निधि का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहाँ तो केवल बचत थी, लेकिन यहाँ पे संचय और अपसंचय को भी उसमें जोड़ दिया गया है कि जो ऋण योग्य निधियों की मांग है उसके लिए संचय के लिए भी मांग की जाती है, निष्क्रिय नकदी शेष के लिए भी मांग की जाती है। नेक्स्ट जो है, ऋण योग्य निधि सिद्धांत प्राकृतिक और बाजार ब्याज दर के बीच में अंतर करता है और बताता है कि बाजार ब्याज दर और प्राकृतिक दर से सामान्य रूप से क्यों भिन्न हो सकती है और होती है। तो ये जो सिद्धांत है नव क्लासिकल सिद्धांत, वो ये भी बताता है कि जो बाजार ब्याज दर है और जो प्राकृतिक ब्याज की दर है वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों अलग अलग तरीके से निर्धारित हो सकती हैं और दोनों में अंतर भी हो सकता है किसी समय में और बराबर भी हो सकती हैं। और अंतर होता है तो कैसे वो अंतर बराबरी तक ले जाया जाता है, इसको भी विक्सेल ने समझाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी अपन ने चर्चा की है। अब जो इस सिद्धांत की आलोचनाएं हैं उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।